बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है सॉल्युबिलिटी कर्व्स के हवाले से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में, और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होती है या नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट होते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व्स के हवाले से। सॉल्युबिलिटी कर्व जो होती है ये ग्राफ होता है बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट या सब्सटेंस। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी जो सॉल्युबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ के बजाय हम लिखेंगे बिटवीन solubility and टेम्परेचर। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, इसको हम सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व की डेफिनेशन आ गई, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ की मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट के दरमियान। तो जो कर्व हमें हासिल होगी वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ पहले ही बनाया हुआ है। ये ग्राफ दो तरह, ये सॉल्युबिलिटी कर्व दो तरह की होती हैं। एक नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। तो सॉल्युबिलिटी कर्व दो तरह की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स और एक होती हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। तो पहले हमारे पास जो कर्व आ रही है कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स आ रही हैं हमारे पास। इसके लिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखें ग्राफ है। इसमें हमने वाई एक्सेस पे हमने सॉल्युबिलिटी ली है और एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर लिया है। तो ये हमने एक ग्राफ डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है लेफ़्ट टू राइट इस, यानी कि जहाँ एरो का हेड है इस तरफ इंक्रीज़ हो रहा है और सॉल्युबिलिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर यानी कि कर्व ऊपर की तरफ जाएगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कर्व नीचे की तरफ आएगी तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व में यहाँ पर हमें कोई ऐसे शार्प ब्रेक नज़र नहीं आता या कोई शार्प चेंज नज़र नहीं आता, एकदम ऐसे चेंज नहीं आता। ये कर्व एक कंटिन्यूस कर्व होती है। मिसाल के तौर पे आप ऊपर देखें, ये सोडियम नाइट्रेट है, इसकी कर्व एक कंटिन्यूस कर्व है। एक लगातार एक लाइन जो है वो जो है स्ट्रेट लाइन है एक, जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। इस तरह से अगर आप देखें पोटाशियम क्लोराइड, इसकी भी जो ये पोटाशियम क्लोराइड की ये लाइन है, ये वाली, तो इसमें भी जो है वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में है और टेम्परेचर बढ़ाने से ये कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है पोटाशियम क्लोराइड की वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर भी पोटाशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे ऊपर सोडियम नाइट्रेट की इंक्रीज़ हो रही थी। एक और स्ट्रेट लाइन भी है हमारे पास, वो है सोडियम क्लोराइड की। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है ये तकरीबन पैरेलल है टेम्परेचर एक्सेस के। ये जो सॉल्युबिलिटी लाइन है ये टेम्परेचर एक्सेस के पैरेलल है। तो यहाँ पर इससे मुराद ये है कि अगर आप टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि नमक को आप कम टेम्परेचर वाले पानी में डिज़ाल्व करें या आप ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी में डिज़ाल्व करें तो नमक डिज़ाल्व हो जाएगा। आपका NaCl नमक जो आप खाते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता।
तो ये कम, आप ठंडे पानी में नमक डिज़ाल्व करें तब भी हल हो जाएगा, गर्म पानी में भी डिज़ाल्व करें तब भी डिज़ाल्व हो जाएगा और कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इससे। उसके बरक्स अगर आप देखें ये जो कर्व ऐसे यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यकदम ऐसे ऊपर जा रही है, ये जो है वो शार्प राइज है, चेंज तो नहीं है, एक राइज है जो है ना, इस कर्व कंटिन्यूस ही है, ये भी कंटिन्यूस कर्व है, लेकिन ये एक शार्प इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज, कि यकदम जो है वो किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना। तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पोटाशियम नाइट्रेट की कर्व हमें शो करती है कि शुरू में सॉल्बिलिटी इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर टेम्परेचर बढ़ने पर यकदम सॉल्बिलिटी जो है वो राइज कर जाती है। तो ये पोटाशियम नाइट्रेट की सॉल्बिलिटी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं, हमने सोडियम नाइट्रेट देखा, पोटाशियम नाइट्रेट देखा, पोटाशियम क्लोराइड देखा, ये तीन, इनमें सॉल्बिलिटी जो है ये इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से। और सोडियम क्लोराइड ऐसा सॉल्यूट है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्बिलिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली से फ़र्क पड़ता है, इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक और कंपाउंड है हमारे पास, ये नीचे लिखा हुआ है, इसका फार्मूला है सीरियम सल्फेट। ये Ce2 सीरियम का सिंबल होता है, ये एक एलिमेंट है जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाता है, सीरियम सल्फेट। इसको जब हम पानी में डिज़ाल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्बिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो आपने शुरू में देखा कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कर्व ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्बिलिटी है सीरियम सल्फेट की वो कम हो गई और उसके बाद वो कांस्टेंट हो गई। तो ये ऐसा साल्ट है जिसकी टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्बिलिटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, इसी चैप्टर के अगले हिस्से में, इसी चैप्टर के आगे जो है वो पढ़ेंगे हीट ऑफ सोल्यूशन। तो उसमें वहाँ पे हम ये समझेंगे कि कुछ साल्ट हैं उनकी सॉल्बिलिटी टेम्परेचर जो है बढ़ाने से इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, कुछ साल्ट की डिक्रीज़ क्यों हो जाती है और कुछ साल्ट की कांस्टेंट क्यों रहती है। तो जब हम हीट ऑफ सोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे हमें ये समझ आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी बढ़ क्यों जाती है या कम क्यों हो जाती है, या टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्बिलिटी पे क्यों असर नहीं पड़ता। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये हमारी सॉल्बिलिटी, कंटिन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व जो है टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास नंबर 2 पे डिसकंटिन्यूअस सॉल्बिलिटी कर्व्स। ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं, इन कर्व में शार्प ब्रेक आ जाती है, एक सडन चेंज आता है यकदम, तो एक और ऐसे कर्व आगे बन जाती है। यानी कि ये एक कर्व नहीं होती, ये जो है वो कर्व का कम्बिनेशन होता है। ये डिसकंटिन्यूअस सॉल्बिलिटी कर्व जो होती है ये एक या दो सॉल्बिलिटी कर्व का कम्बिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कंटिन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व क्यों होती है, यानी जो सॉल्बिलिटी कर्व डिसकंटिन्यूस क्यों हो जाती है, उसकी वजह ये होती है कि जो कंपाउंड जिसको कंटिन्यूस सॉल्बिलिटी कर्व शो करते हैं उनका एक ख़ास टेम्परेचर पर फेज़ में तब्दीली आ जाती है, उनके फेज़ चेंज हो जाता है, वो एक नए कंपाउंड में चेंज हो जाता है, वो नए कंपाउंड बन जाता है उससे। और ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, उनकी मिसालें हमारे पास हैं Na2SO4 10H2O। ये जो 10H2O अटैच है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में ही आगे जाकर कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है और ये इन कंपाउंड में इसका क्या रोल होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। ये जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं 10, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाते हैं। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इनके रिमूव होने से या कम हो जाने से जो फेज़ चेंज हो जाता है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाए या ये कम हो जाए किसी तरीके से हीट टेम्परेचर बढ़ाने से, तो नतीजे में फेज़ चेंज होगा। जब फेज़ चेंज होगा तो एक नई सॉल्बिलिटी कर्व होगी उस नए फेज़ चेंज के लिए।
तो फिर इस तरह से जो कर्व होगी वो सॉल्युबिलिटी कर्व वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। इसकी मिसाल यहाँ पे मैं ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये ग्राफ है, इसमें हम जो एक्स एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर ज़ाहिर बात है यहाँ पे हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, और ये इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर इस तरफ, और यहाँ पर हम लेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी होती है ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम वाटर में, ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है। सो डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व कैसे होती है? इस कर्व में मिसाल के तौर पर ऊपर सोडियम सल्फेट की कर्व वो इस तरह से होगी कुछ। यहाँ पर होगा Na2SO4.10H2O, और यहाँ पर होगा Na2SO4, और यहाँ वाटर मालिक्यूल नहीं है। ये दोनों मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड है एक तरह से। उसके साथ 10 वाटर के मालिक्यूल अटैच हैं, और यहाँ पर कोई वाटर का मालिक्यूल अटैच नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने से ये 10 वाटर के मालिक्यूल रिमूव होंगे सोल्यूशन के अंदर, अलग हो जाएंगे इससे, तो यहाँ पर एक ब्रेक आ जाएगा, एक चेंज आएगा, और कर्व जो होगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। जो अगला कंपाउंड बनेगा हमारे पास, यानी कि सिंपल सोडियम सल्फेट, इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा और भी कंपाउंड है जो शो करते हैं। और कौन से कंपाउंड है हमारे पास? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 6H2O, ये हमारे पास ये भी शो करता है। इसके साथ भी वाटर मालिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हैं। 6 वाटर के मालिक्यूल, ये 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हैं। तो यहाँ पर जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ वाटर के मालिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, ये बनेगा CaCl2.4H2O, CaCl2.2H2O। ये हमारे पास जो है वो कर्व बनेगी। इस सॉल्युबिलिटी कर्व बनेगी इस तरह से। ये डिसकंटिन्यूअस है। इसमें देखिए जो है 3 कर्व का ये कम्बिनेशन है 3 कर्व का, और जो सोडियम सल्फेट है ये 2 कर्व का कम्बिनेशन है। एक सोडियम सल्फेट 10 वाटर मालिक्यूल के डेकाहाइड्रेट इसे बोलते हैं, डेका 10 को कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं वाटर को, और ये एक सिंपल सोडियम सल्फेट। ऊपर जो है वो हमारे पास 3 फेजेज हैं। कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट 6 वाटर के मालिक्यूल अटैच हैं। कैल्शियम जो क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, इसमें 4 वाटर के मालिक्यूल अटैच हैं। और कैल्शियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट, इसमें 2 वाटर के मालिक्यूल अटैच हैं। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर मालिक्यूल रिमूव होंगे, एक नया फेज आएगा, उसके लिए सॉल्युबिलिटी कर्व भी डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व की एग्जाम्पल हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? कौन से कंपाउंड डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व बनाएंगे जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होंगे, 10 हो 6 हो जो भी हो, तो वो ये इस तरह की डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व को शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसमें लास्ट टॉपिक, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है, आप यहाँ पर अगर हम दोबारा इस ग्राफ की तरफ आएँ कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व वाले की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हम लेंगे तो कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, 2 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी उस पर डिफरेंट हो सकती है। किसी भी टेम्परेचर पर 2 कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इनमें पोटाशियम क्लोराइड देखें, इसकी स्लोली जो है सॉल्युबिलिटी राइज हो रही है, बढ़ रही है, इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसा ऐसा बढ़ रही है। पोटाशियम नाइट्रेट की यकदम राइज हो रही है। इसी तरह से आपके पास अगर 2 साल्ट मौजूद हैं, यानी पोटाशियम क्लोराइड है, ये जो है इतनी सॉल्युबिलिटी इसकी राइज नहीं होती, लेस सॉल्युबल है, पोटाशियम नाइट्रेट मोर सॉल्युबल है। तो आपके पास पोटाशियम क्लोराइड के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद है इम्प्योरिटी के तौर पर। तो ऐसे 2 साल्ट को हम
पोटाशियम नाइट्रेट को हम अलग कर सकते हैं पोटाशियम क्लोराइड से। मिसाल के तौर पे जो पोटाशियम क्लोराइड है ये लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल सॉल्यूट है ये हमारे पास, और जो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट इसके अंदर मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर वो है हमारे पास मोर सॉल्युबल इम्प्योरिटी के तौर पर। इम्प्योरिटी कहते हैं अनवांटेड सब्सटेंस, यानी गैर ज़रूरी अशिया या जो ऐसी चीज़ जो किसी के खालिसपन को ख़त्म कर दे। तो पोटाशियम क्लोराइड ये लेस सॉल्युबल सॉल्यूट है, पोटाशियम नाइट्रेट मोर सॉल्युबल और इम्प्योरिटी के तौर पे मौजूद है, यानी कि थोड़ी सी मिकदार में मौजूद है। हम अगर इसको अलग करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले इस सोल्यूशन को हीट कर देंगे, सारा सोल्यूशन जो ये दोनों कंपाउंड डिज़ाल्व हो जाएंगे लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर ये दोनों डिज़ाल्व हो जाएंगे। फिर हम ऐसा ऐसा सोल्यूशन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट है हमारा उसके क्रिस्टल बन जाएंगे और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ाल्व रहेंगी अंदर, वो इम्प्योरिटीज उसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो जो लेस सॉल्युबल सॉल्यूट हो गया उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, उनको हम जो है वो फिल्टर करके अलग कर लेंगे। और जो ज़्यादा सॉल्युबल सॉल्यूट था पोटाशियम नाइट्रेट, चूँकि ये इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ये डिज़ाल्व ही रहेगा, मोर सॉल्युबल है डिज़ाल्व रहेगा, और इसको हम जो है वो लिक्विड के फिल्ट्रेट के तौर पे अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो पोटाशियम क्लोराइड को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की मदद से अलग कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी एम साल्ट को जो है वो अलग कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो इम्प्योरिटी है वो लेस सॉल्युबल हो और जो आपकी सॉल्यूट है वो आपका मोर सॉल्युबल हो, आपका मोर सॉल्युबल हो। इस तरह से उलट भी हो सकता है इसके। तो अगर उलट होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा उसको डिज़ाल्व कर लेंगे, दोनों को टेम्परेचर बढ़ाकर। जब डिज़ाल्व हो जाएंगे ठंडा करने पर, चूँकि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो लेस सॉल्युबल होंगी, उनके क्रिस्टल बन जाएंगे, इम्प्योरिटी के क्रिस्टल को हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे। तो ये तरीका होगा अगर आपकी इम्प्योरिटी जो है वो मोर सॉल्युबल की बजाय लेस सॉल्युबल हों तो, और सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल उलट हो जाए इसके, तो अब दोनों को हीट करके डिज़ाल्व कर लेंगे, फिर ऐसा ऐसा ठंडा करेंगे। इम्प्योरिटी चूँकि मोर की बजाय लेस सॉल्युबल हैं, इनके क्रिस्टल पहले बनेंगे, उनको हम फिल्टर कर लेंगे और जो फिल्ट्रेट होगा उसमें हम वाटर को इवेपोरेट करेंगे, तो आपके पास प्योर जो होगा वो सॉल्यूट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है हम कंपाउंड को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।